ऐसा हो सकता है ना। मैं बंद कर दूं? ये ले यार, नजर लग जाएगी नहीं। क्या? तो फोन से करो यार। और क्या? क्या? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भेज दूंगा। लग रहा हूँ ना? तेरी भी सुन। प्यार से बोल। हम ना 5 मिनट में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी नहीं कर रहे स्टार्ट, 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं जब सब ज्वाइन कर लेंगे। ओके। हेलो एवरीवन, आप सभी अपने जो माइक है वो अनम्यूट रखेंगे। ओके। ठीक है, आप सभी अपना जो ऑडियो है ना उसको म्यूट पे रखेंगे, उसको म्यूट पे रखेंगे। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। और सभी को अपनी वीडियो ऑन करनी है, वीडियो ऑन करनी है। और जो ऑडियो है वो म्यूट पे रहनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ मुझे एक ही की नजर आ रही है। प्रिया, आपकी शक्ल नहीं नजर आ रही मुझे।
और आप लोगों को एक टेस्ट है जो क्लास में आज क्लास के अंदर ही देना है, ठीक है। और मैंने इस बारी जो कंटेंट आज से स्टार्ट होगा ना कंपनी लॉ का, तो मैं कहता हूँ वो आपके ज्यादातर मैंने ना थ्योरी कम कर दी है, और ज्यादातर चीजें आपकी ना प्रैक्टिकल ऑपरेशंस में काम आएंगी, आरओसी कंप्लाइंसेस में काम आएंगी, और जो चीजें आपको पता ही होनी चाहिए जनरली, तो वो चीजें मैंने डाली हैं इसके अंदर, इस कोर्स के अंदर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है, क्लियर है बिल्कुल? एक बार ऐसे ही थम्स अप कर दो बस कि आवाज क्लियर है ऐसी। ठीक है, थैंक यू। और मैं चाहूंगा कि आप लोग आंसर भी देंगे जब मैं आपसे पूछता हूँ बीच में, ठीक है? तो आपको आंसर देना है अनम्यूट कर कर, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ दिव्या है। दिव्या इज द एक्सपर्ट ऑफ द आरओसी कंप्लायंसेस, जहां तक कि मैं जानता हूँ, ठीक है। और हमारे साथ और कौन है? जय भी एक्सपर्ट है, ठीक है। और हाँ, अजय कोहली भी एक्सपर्ट है अपनी फील्ड का, और अवधेश भी है, अवधेश बहुत ही बढ़िया। और महेश जी भी हैं। कौन कौन नए हैं आप लोगों में से? कौन कौन नए हैं जो कि मतलब जब मैं ऑफलाइन आता था और पहली बार सेशन अटेंड कर रहे हैं? हाँ जी, आप में से नए नए न्यू ज्वाइनी कौन कौन है? शुभम शर्मा जी हैं। ओके, शुभम शर्मा जी, तभी आप अपनी शक्ल नहीं दिखा रहे हैं ना। और ज्योति यादव हैं। ओके, चलो। छवि, ज्योति, प्रिया, प्रियंका, ठीक है, प्लीज आप। हाँ, प्रमोदनी जी भी आ चुकी हैं, सीए प्रमोदनी जी भी। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबने ज्वाइन कर लिया ना? ठीक है। सो जब भी आवाज आपको आपको फुल स्क्रीन नजर आ रही है? आवाज किधर आ रही है? तो लगाओ ना, लीड लगा लो ना, सिस्टम लीड लीड लगाओ सुबह से। प्रमोदी, आप अपना ऑडियो ऑफ रखेंगे प्लीज, ठीक है? आपका ऑडियो ऑन है। आप लोगों को फुल स्क्रीन नजर आ रही है नहीं आ रही है, ये बताओ पहले। नहीं आ रही, कोई बात नहीं। अच्छा, चैट पे लिख रहे हो? नहीं, फुल स्क्रीन मतलब जो पीपीटी का फुल साइज होता है वो कह रहा हूँ मैं। एक मिनट रुको, स्टॉप शेयर, ठीक है, मेरे को एक बार फुल स्क्रीन करने दो। चलो, अब नजर आएगी। तो कहाँ थे हम, कहाँ? ये वाला अब नजर आ रहा होगा, देखो अब आ रही है एचडी क्वालिटी। हाँ जी, तो हम एक ब्रीफ लेकर चलेंगे। ब्रीफ से स्टार्ट करते हैं। हमने कुछ बेसिक्स ऑफ द कंपनी, जिसने पहले करी नहीं करी कोई बात नहीं। आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो आप चैट में नहीं लिखेंगे, वो आप लोग क्या करेंगे, अपनी ऑडियो को अनम्यूट करेंगे और फिर पूछेंगे, ठीक है? क्योंकि मेरा फोकस रहेगा स्लाइड के ऊपर। सो बेसिक्स ऑफ कंपनी की बात करें तो हमने कंपनी लॉ की बात करते हैं। कंपनी लॉ का सेक्शन 1 जो है, किसी भी कानून का सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट और उसकी एप्लीकेशन एनफोर्सेबिलिटी बताता है, ठीक है? सो एज पर सेक्शन 1 जो हम लॉ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? उसको हम बोलते हैं कंपनीज एक्ट 2013। ये किस पे एप्लीकेबल है? ये इंडिया में एप्लीकेबल है, और पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है। मतलब पहले होता था कि कुछ कानून जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल नहीं होते थे, लेकिन ये पूरे के पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है। अब आपको एक और चीज बताता हूं कि इसके अंदर ये कानून कौन कौन सी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है। ये उन्हीं कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है जो कि इस कंपनीज एक्ट के अंदर बनी हुई है कंपनी, ठीक है? जो कि आप आरओसी फाइलिंग करके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज पे बनवाते हो, उसके ऊपर एप्लीकेबल है। प्लस ये इंश्योरेंस, बैंकिंग और ऐसी कंपनी जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट या सप्लाई करती है, उन पे भी एप्लीकेबल है। पर उन पर सिर्फ कौन कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं? वो प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं जो इंश्योरेंस कंपनी के एक्ट में नहीं लिखे हुए, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में नहीं लिखे हुए, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में नहीं लिखे हुए। अगर वहां पर कोई चीज लिखी हुई है तो उस बात पर कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा। इतनी बात कर ली हमने। फिर कंपनी का मतलब कहां पर है? कंपनी का मतलब है सेक्शन 2 क्लॉज 20। ये मैंने गलत लिख दिया, सेक्शन 20, दिस इज 2 क्लॉज 20 कहता है कंपनी मीन्स अ कंपनी। तो यहां पर इसका मतलब ये कंपनी का मतलब नहीं बता रहा, ये क्लैरिफिकेशन दे रहा है। ये डेफिनेशन आपको मीनिंग नहीं बताती, ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन देती है। कहती है हम इस लॉ के तहत, इस कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग
हम कंपनी उसी को मानते हैं जो इस एक्ट के अंदर बनी है या इससे पहले जो एक्ट थे 1956 वगैरह उनमें बनी है। अब कंपनी का मतलब क्या है? कंपनी एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ पर्सन है, जो कि आपस में मिलकर फंड्स लेकर आते हैं और वो जितना पैसा लगाते हैं, टोटल मालिक लोग जितना पैसा लगाते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल। और एक छोटा हिस्सा उस कैपिटल का क्या कहलाता है? शेयर। ओके। सो ये उस पैसे से क्या करते हैं? उस फंड से, उस कैपिटल से बिजनेस करते हैं। और जो भी कोई प्रॉफिट होता है, जो भी लॉस है, वो किसको फाइनली किसको बिलोंग करता है? मालिकों को। ओके। अब आपको बताता हूं, जनरली एक कंपनी के अंदर कोई पैसा लगाता है तो उसके पास मालिकाना हक आ जाता है। वो किससे पता चलता है? कि उसके पास कितने शेयर्स हैं, उस कंपनी के अंदर कितने शेयर्स हैं। अब क्या ये शेयर्स बेचे जा सकते हैं? मान लो कोई कंपनी के अंदर मालिक बन गया, वो अपने कुछ शेयर या पूरे शेयर बेच सकता है? जनरल जनरली हाँ। प्राइवेट कंपनी के अंदर भी पॉसिबल है, पर वहां पे रिस्ट्रिक्टेड है। पब्लिक कंपनी के केस में फ्रीली ट्रांसफरेबल है। अब कंपनी की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी और कंपनी के जो मालिक हैं, मेंबर्स हैं, वो डिफरेंट है कंपनी से। कम देखिए, अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं और उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो वो पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाती है। दोबारा से एक पार्टनरशिप फर्म बनाई जाती है, पार्टनरशिप बनाई जाती है। लेकिन कंपनी के अंदर अगर आपने शेयर्स लिए या मैंने शेयर्स लिए, मान लीजिए मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे और मेरी डेथ हो जाती है, तो ऐसा कोई ना कि वो कंपनी दोबारा से बनाई जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो कहा जाता है कि मेंबर आए या जाएं, कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी का जो सक्सेशन है, कंपनी की जो लाइफ है, जब तक कंपनी का वाउंडिंग वाइंडिंग अप नहीं किया जाएगा प्रॉपरली लीगली, तब तक कंपनी को बंद नहीं किया जाएगा। फिर मैं आपको बताता हूँ कॉमन सील। एक ऑफिशियल सिग्नेचर होता है हर एक इंसान का। अब कंपनी कोई लिविंग पर्सन तो है नहीं हमारी तरह, तो कंपनी कैसे एक्ट करेगी? कंपनी एक्ट करेगी थ्रू अ सिग्नेचर दैट इज नोन एज कॉमन सील। अब आपको इसके ऊपर एक बात बताता हूँ। अगर हमें कोई कंपनी बनानी है, कोई क्लाइंट हमारे पास आता है और कहता है जी मुझे एक कंपनी बनानी है, तो बताओ क्या कॉमन सील जरूरी है? मेरा आप लोगों से सवाल, आप लोग चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि अब क्या, अगर हमें कोई कंपनी बनानी है, कोई क्लाइंट आया आपके पास स्टार्टर सीएफओ में और वो बोला जी मेरे को कंपनी बनानी है, तो कॉमन सील होती है एक। कॉमन सील क्या है? एक सिग्नेचर है, एक तरीके का ना, मेटल के ऊपर मेटल की स्टैंप होती है, उसके ऊपर कंपनी का नाम और उसका कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर गड़ा हुआ होता है। और जब भी कंपनी को साइन करना होता है तो कंपनी की जगह हम वो क्या लगा देते हैं? डायरेक्टर्स क्या लगा देते हैं? कॉमन सील लगा देते हैं। तो क्या हर कंपनी को, अगर हमें कोई कंपनी बनानी है तो ये मैंडेटरी है, कॉमन सील होना जरूरी है? बताइए। यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हो अजय। कविता बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यस ज्योति, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। ठीक है, ये बात आपको प्रैक्टिकली पता होने चाहिए। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, क्या शेयर्स किसी कंपनी के फ्रीली ट्रांसफरेबल है या नहीं है, ये बता दो। अगर मान लो हमने कोई कंपनी बनाई क्लाइंट की, हमारी कोई क्लाइंट की कंपनी है, और वो क्लाइंट बोल रहा है, वो क्लाइंट के जो मेंबर्स थे वो बोल रहे हैं कि हमें ना अपने शेयर्स किसी और को बेचने हैं, किसी और को बेचने हैं। अब आप बताओ। हाँ जी, यहाँ पे वैल्यूअर्स वाले जो है ना वो भी बताएंगे, वो भी क्या कहते हैं, वैल्यूएशन कर रहे हैं और क्या कहते हैं, फंड रेजिंग करवा रहे हैं, हेल्प करवा रहे हैं। तो अगर मान लो कोई कंपनी बनाई उनके क्लाइंट ने और वो अपने कुछ शेयर्स ट्रांसफर करना चाह रहे हैं किसी और को, क्या कर सकते हैं? इस पे कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा तो वो अपनी ऑडियो ऑफ करके बोल सकता है। हाँ जी, मैं देख लूं एक बारी ज्योति की वीडियो। Recording in progress. हाँ जी बताइए। सभी के सभी बताएं कि अगर मान लीजिए आपका कोई क्लाइंट है, उसमें मेंबर्स कह रहे हैं हमें कुछ शेयर्स ट्रांसफर करने हैं, तो क्या शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं किसी और को? अरे बताओ ना, तुम पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे? जय ने तो सिर्फ इशारे से आंसर दे दिया, बाकी सब कह रहे हैं। शुभम शर्मा, शुभम आप नए हो डियर, आप एक्सप्लेन करना चाहोगे?
प्लीज आप अपनी ऑडियो अनम्यूट कीजिए और एक्सप्लेन कीजिए कि क्या एक सर, हाँ जी बताइए शुभ। एम आई ऑडिबल? हाँ जी यू आर ऑडिबल। यस सर। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर ट्रांसफर कर सकती है बट कंडीशंस के साथ। फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं कर सकती, पब्लिकली इशू नहीं कर सकती, बट पब्लिक कंपनी कर सकती है फ्रीली ट्रांसफरेबल अपने शेयर्स। तो जैसे मान लो अगर आपके पास कोई क्लाइंट है टाटा 1mg और वो लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, तो क्या उसमें शेयर्स ट्रांसफर हो जाएंगे? उसमें हो जाएंगे। पर अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट यस कंपनी सर। में एग्जिस्टिंग मेंबर्स होंगे, उनसे पूछा जाएगा कि क्या आप लेना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग मेंबर से पूछा जाएगा, फिर आप बाहर के किसी भी बंदे को ट्रांसफर कर सकते हो। तो प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफरेबिलिटी दोनों में पॉसिबल है, चाहे पब्लिक कंपनी हो प्राइवेट कंपनी हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो शुभम। पर पब्लिक कंपनी में फ्रीली ट्रांसफरेबल, किसी से कुछ नहीं पूछना। प्राइवेट कंपनी के अंदर एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ऑफर करने पड़ते हैं। ठीक है, यस सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट फीचर है किसी कंपनी का कि भाई, अब आप, मेरा एक सवाल आप लोगों से, आपके पास कोई क्लाइंट है, वो कह रहा है जी मैंने क्या करा है, मैंने कंपनी के स्टॉक पड़ा हुआ है 2 करोड़ रुपए का। अब कंपनी के स्टॉक पे एक काम करता हूं, इंश्योरेंस लेनी है, स्टॉक इंश्योरेंस करानी है। और क्या मैं अपने नाम से करा सकता हूँ? वो कम, सारा का सारा पैसा उसी का लगा हुआ है कंपनी के अंदर, मेजोरिटी शेयर होल्डर वही है और उसकी फैमिली मेंबर्स है। क्या वो अपने नाम से कंपनी के स्टॉक की इंश्योरेंस करा सकता है, क्योंकि सारा पैसा उसी का ही लगा हुआ है? सारा 100% कैपिटल उसी की है, 100% शेयर होल्डर है वो और उसकी फैमिली। क्या वो इंश्योरेंस करा सकते हैं? नहीं करा सकते, याद रखना। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप सभी। प्रिया, अनुज, यस अनुज ने तो बिल्कुल रीजन ही दे दिया, जय ने रीजन ही दे दिया कि भाई सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट लग जाता है और सेपरेट ओनरशिप है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट राइट्स होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह के पास, और ओनरशिप, देखो अब एक और चीज है, एक और कंसेप्ट आता है सेपरेट लीगल एंटिटी के अलावा। एक और कंसेप्ट क्या आता है कि जनरली हर एक कंपनी के अंदर जो मालिक लोग हैं, मालिक कैसे बनोगे बताओ? अगर मेरे को किसी कंपनी के अंदर मालिक बनना है तो कैसे बनूंगा बताओ? मालिकाना हक कैसे पता चलता है कि मैं किस कंपनी के अंदर ओनरशिप मेरी है? बिल्कुल ठीक कह रहे हो, शेयर होल्डिंग से पता चलती है, शेयर से पता चलती है। अच्छा, अब मेरे पास किसी कंपनी की मैनेजमेंट है, वो कैसे पता चलेगा? मेरे पास किसी कंपनी की क्या है, मैनेजमेंट है, वो कैसे पता चलेगा? वो नहीं पता आप लोगों को? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लोकेश जी, लोकेश जी बहुत ही बढ़िया। कि क्या हम उस कंपनी के अंदर डायरेक्टर हैं? क्या हम उस कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स हैं? तो एक बात याद रखना, कंपनी के अंदर पैसा कौन लेकर आता है, पूंजी कौन लेकर आता है? शेयर होल्डर। और कंपनी के अंदर मैनेजमेंट कौन करता है, मैनेज कौन कर रहा है? डायरेक्टर। डे टू डे बिजनेस कौन कर गया? डायरेक्टर। नहीं शुभम, मोर देन 51% होल्डिंग, नहीं, वो गलत बोल रहे हो आप शुभम। ऐसा कंसेप्ट नहीं है। जो आप बोल रहे हो ना 51% से ज्यादा, वो होता है गवर्नमेंट कंपनी बनने के लिए, और होल्डिंग बनने के लिए आपको 50% से ज्यादा चाहिए होता है, 51 नहीं, 50% से। तो डायरेक्टर्स, यस बिल्कुल ठीक कह रहे हो कविता, जो डायरेक्टर होंगे उनके पास मैनेजमेंट। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान के पास ओनरशिप भी हो और मैनेजमेंट भी हो, दोनों हो? एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल देना चाहोगे जहां पे ओनरशिप भी है और मैनेजमेंट भी, दोनों है? अरे बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, आप लोग देखते रहते हो टीवी पर, जहां पर ओनरशिप भी है और मैनेजमेंट भी है। क्या ऐसा हो सकता है एक ही इंसान के पास मैनेजमेंट भी हो ओनरशिप भी हो? अगर हम बात करें अडानी की, ठीक है, क्या अडानी के पास मेंबरशिप भी है, वो क्या कहते हैं, ओनरशिप भी है अडानी एंटरप्राइजेस वगैरह के अंदर, कंपनी, अडानी की कंपनी के अंदर, अडानी पोर्ट वगैरह के अंदर, और डायरेक्टर भी है वो? यस हो सकता है, यस हो सकता है। ऐसे हम मुकेश अंबानी की बात करें तो वो कंपनी के अंदर डायरेक्टर भी है और क्या है, ओनर भी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, रुको 1 मिनट में कोई हटाने दो।
अब कंपनी बनाने के एडवांटेज क्या है कि भाई कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, लोगों के सामने एक अच्छी इमेज आ जाती है, प्लस यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी है। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा लिमिटेड लाइबिलिटी? हाँ जी, कोई बताए जी लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है? आप में से किसी को नहीं पता कि लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है? हम ये कर चुके हैं ये बात। हाँ जी, लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी अप टू शेयर होल्डिंग। लोकेश जी नहीं समझ में आया मेरे को, नहीं आया मेरे को समझ में। दिव्या भी हंस रही है कि क्या ही जवाब दे रहे हैं लोकेश जी। हाँ, शेयर होल्डर्स आर लायबल अप टू द फेस वैल्यू। ना जी ना, सौरभ जी ना, सौरभ बंसल जी आपने ट्राई अच्छा किया था। लाइबिलिटी अप टू द अमाउंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ना, अजय यादव ना, सर मुस्कान। कैन आई? हाँ हाँ बताओ आपका नाम, आपका शुभ नाम। शुभम हाँ जी सर। हाँ जी। सर शुभम नाम है। अच्छा शुभम जी बताइए। सर जितना कंपनी में लगाया उतने के लिए ही लायबल रहेगा, अपने घर से कुछ लाके नहीं फुलफिल करेगा। अच्छा मतलब जितना कंपनी के अंदर लगाया, मान लो मैंने किसी कंपनी के अंदर 5 लाख रुपए के शेयर्स खरीद लिए, तो मैं अब कितने के लिए लायबल हूं? सर 5 लाख के लिए लायबल रहो। मतलब मैं 5 लाख रुपए लगा दिए कंपनी के अंदर, 5 लाख रुपए के शेयर खरीदे और मैं 5 लाख रुपए के लिए लायबल हूं। बिल्कुल ठीक कहा अनुज। अनुज बहुत ही बढ़िया आंसर दिया, सबसे बेस्ट आंसर है आपका और बिल्कुल ठीक है अनुज। दिव्या इस बात पे भी हंस दी है, देखो दिव्या इस बात पे भी खुश है। लोकेश जी ने गलत दिया तब भी खुश थी, और अनुज ने ठीक दिया है तब भी खुश है। अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पर कि अन, क्या मतलब है। मान लो अगर मैं किसी कंपनी का शेयर खरीद लेता हूं, जैसे रिलायंस का एक शेयर कितने का है, 2600 रुपए का है, और मैंने 100 शेयर खरीद लिए 2.5 लाख रुपए के, मतलब 2,60,000 रुपए के 100 शेयर खरीद लिए। अब मान लो रिलायंस बर्बाद हो गई, मान के चलते हैं रिलायंस इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, उसने करोड़ों रुपया देना है, तो क्या 2,60,000 रुपए और मंगवाए जाएंगे ना? अब ये देखा जाएगा कि रिलायंस के एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है। मान लीजिए रिलायंस के एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए, और क्या वो फुली पेड अप है या नहीं है? यस फुली पेड अप है, तो मुझे कुछ नहीं देना। पर अगर मान लो मैंने किसी कंपनी के 1 लाख शेयर्स खरीदे थे, कितने के शेयर्स खरीदे थे? 1 लाख। एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी? एक शेयर की फेस वैल्यू थी 10 रुपए। तो मैंने कितने की फेस वैल्यू के शेयर्स खरीद लिए? 10 लाख रुपए की। 1 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपए एक एक शेयर की फेस वैल्यू है, तो 10 लाख की फेस वैल्यू के शेयर्स ले लिए। अब मान लो मैंने कंपनी को सिर्फ और सिर्फ 8 लाख रुपए दिए, और कंपनी ने अभी मेरे को 8 रुपए पर पर शेयर मैंने दिया, और 2 रुपए पर शेयर कंपनी ने अभी मुझसे मंगवाना है, मैंने अभी पे नहीं किया, तो मैंने टोटल 2 लाख रुपए पे नहीं करे कंपनी को, शेयर्स पे देने हैं। अगर कंपनी बर्बाद हो जाती है तो मुझे मैक्सिमम कितने देने पड़ेंगे? मुझे मैक्सिमम 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, ये मतलब है। तो लाइबिलिटी लिमिटेड कितनी है? जितना मैंने शेयर्स ले रखे हैं, जितने मैंने शेयर्स ले रखे हैं उस कंपनी के, उस पे देना कितना है, जितना अनपेड होगा मैक्सिमम उतना, इसका मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी। एक लिमिट लग गई ना, अगर फुल्ली पेड शेयर्स हैं आपके पास, तो कंपनी आपसे कुछ नहीं मंगवा सकती, तो आपसे कोई कुछ नहीं मांगेगा, ठीक है? बात आती है समझ में? ठीक है शुभम जी। हाँ, नेक्स्ट आ जाओ। यस। फिर बात आती है कि आप परपेचुअल सक्सेशन कर चुके हैं, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर कर चुके हैं, सेपरेट। अच्छा, क्या मान लो कंपनी कंपनी के अगेंस्ट, कंपनी का किसी ने पैसा खा लिया। अब कंपनी बोली मैं तो ना तो जी सकती, मैं तो सांसें भी नहीं ले सकती, मैं चल के कोर्ट भी नहीं जा सकती, तो बताओ क्या कंपनी केस नहीं फाइल कर सकती किसी के अगेंस्ट? क्या कंपनी केस फाइल कर सकती है किसी के अगेंस्ट? कह रहे हैं हाँ कर तो सकती है, कौन कैसे करेंगे बताओ? किसके नाम पे केस होगा? मान लो कंपनी ए लिमिटेड है, कंपनी का नाम है ए लिमिटेड, और कंपनी के साथ बी लिमिटेड ने धोखा कर दिया, ठीक है, कोई पैसे लेके सप्लाई नहीं कर रहे। अब आप मुझे एक बात बता दो, बी लिमिटेड के अगेंस्ट केस करना है, करेगा कौन?
यात्रा वाला होगा ना, हाँ जी, करेगा कौन? यस, ए लिमिटेड के नाम से केस फाइल होगा, ए लिमिटेड के नाम से होगा, पर करेगा कौन? मैनेजमेंट। एक्ट कौन करेगा? मैनेजमेंट। तो एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। अब मैं आपको प्रैक्टिकल ज्ञान बताता हूं। यहाँ पर कंपनी में कोई भी ऐसे डिसीजन ली जाती है तो वो कौन लेता है? डे टू डे डिसीजन कौन लेता है? ऑपरेशनल डायरेक्टर्स लोग। तो डायरेक्टर्स लोग अपनी एक मीटिंग करते हैं, उसमें जब वोट पड़ते हैं तो जब कोई डिसीजन पास होती है उसको बोलते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन। और उसके मिनट्स भी बनाए जाते हैं कि उस मीटिंग में क्या हुआ, तो वो बोर्ड मीटिंग के मिनट्स होते हैं। तो अगर आपके पास कोई कंपनी है, उसके लीगल कंप्लायंसेस के लिए आपको क्या मेंटेन करके रखने पड़ेंगे? बोर्ड मीटिंग के मिनट्स। इस बात पे ध्यान रखना है, प्रैक्टिकल चीज है। और आपको बता दूं, आप एक बताओ, अकाउंटिंग करने के लिए हमें कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग करने के लिए हमें कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं, उनको नियम को क्या बोलते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हो प्रियंका एंड प्रिंस, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सौरभ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। कविता जी एंड सौरभ जामवाल, जमनाल, बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि इसको क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऐसे ही ये जो कॉरपोरेट की कंपनी लॉ की कंप्लाइंसेस करनी है, इसकी कंप्लाइंसेस करने के लिए भी स्टैंडर्ड आए हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? कोई बता सकता है? अगर मुझे कंपनी लॉ के नियम, कुछ चीजें हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड, अगर मुझे वो फॉलो करनी है, उसके लिए भी कोई स्टैंडर्ड आ चुके हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो लोकेश जी, लोकेश एंड प्रिंस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रिंस जी बताएंगे कि ऐसे का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है। प्रिंस जी हमें बताएंगे ऐसे का मतलब क्या है। और प्रिंस ने नहीं बताया तो प्रमोदनी जी बताएंगी, उन्होंने पढ़ चुके हैं अपने सीए फाइनल में वो एस ए। एस का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। लोकेश जी आपने लिख तो दिया ऐसे, मैं जानता हूं कि आपको पता है ऐसे का मतलब क्या है, पर मैं जानना चाहता हूं प्रिंस को पता है नहीं पता कि एस ए का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। एस ए का अब लोकेश जी बता दीजिए। लोकेश जी एस ए की फुल फॉर्म क्या है, आप बताएंगे? प्रिंस कह रहा है सही में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ही है। बहुत ही बढ़िया। लोकेश जी आप बताइए, मेरे को लग रहा है आपको भी यही तो नहीं लग रहा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है? लोकेश जी, हाँ, आप अनम्यूट कीजिए ना, बताइए क्या है। अच्छा, टाइप कर रहे हो आप? उसको कहते हैं सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स। क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, सेक्रेटेरियल ऑडिट नहीं होता शुभम जी, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स। क्या बोलते हैं? सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड। अब आपको बताता हूँ, बोर्ड मीटिंग, जितनी भी बोर्ड मीटिंग होती है किसी कंपनी के अंदर, तो उसकी कंप्लाइंसेस फॉलो करने के लिए हमारे पास कौन सा स्टैंडर्ड है? याद रखना नॉलेज पर्पस के लिए, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1। और जनरल मीटिंग की कंप्लाइंसेस करने के लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो है सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड। ये कौन देता है, ये कौन बनाता है? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे किस चीज की? डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है, कोई भी आपके पास क्लाइंट आ जाए तो उसको, अगर तुम्हें, देखो, क्लाइंट आएगा तो वो आपसे पूछेगा कि भाई क्या क्या फायदे हैं कंपनी बनाने के, तो आप एडवांटेजेस बताना। क्या आपको डिसएडवांटेजेस बतानी है क्लाइंट को? कतई नहीं बतानी। ये आपको ध्यान में रखनी है कि डिसएडवांटेजेस क्या है। अब आपको उसको डिसएडवांटेज भी एडवांटेज की फॉर्म, अपने लिए एडवांटेज बनानी है। अब देखो, डिसएडवांटेज आपसे रिलेटेड है। अगर आपके पास क्लाइंट का काम आ गया तो आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, पर उस वो फॉर्मेलिटी ही, डिसएडवांटेज ही आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी। कैसे? इसमें लिखा हुआ है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब सरकार को फाइलिंग करने की फीस देनी पड़ेगी, प्लस वो आपको भी तो कंसल्टेंसी फीस देगा, वो कंप्लायंसेस करने की, एनुअल रिटर्न वगैरह फाइल करने की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने की, AOC 4 और MGT 7। ठीक है, तो यहां से स्कोप निकल कर आती है कि इन कंप्लायंसेस को कराने के क्लाइंट पैसे देता है। फिर आ जाओ, बहुत सारे डिस्क्लोजर करने पड़ते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ती है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज करनी पड़ती है। ठीक है, अगर कंपनी ने लोन दिए हैं या लिए हैं, वो सारी चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ती है। और जिन्होंने पैसा लगाया है उनके पास मैनेजमेंट के राइट्स नहीं होते, मालिक लोग मैनेज नहीं कर सकते, है ना? फिर आपको एक और बता दूं, एक और है, कोई बता दे CSR का मतलब क्या है?
हर एक कंपनी को CSR फॉलो करना पड़ता है। CSR का मतलब कोई ये नहीं लिखेगा कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने फुल फॉर्म नहीं पूछी है, मतलब पूछा है। हाँ जी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? लोकेश जी आवाज नहीं आ रही आज। नहीं आ रही? अब अब आ आ रही है, रही? बताइए। हाँ, अब बताइए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एज पर सेक्शन 135 जो बोलता है कि एक स्पेसिफाइड लिमिट्स है, 3 लिमिट्स है, जैसे 2 करोड़ और 5 करोड़, ऐसे करके, वो एक याद नहीं है अभी। तो उस केस में कंपनी अगर वो लिमिट क्रॉस करती है तो उसे 2% अपने प्रीसीडिंग 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट का 2% एक्सपेंड करना पड़ता है, जो कि जैसे पॉवर्टी के ऊपर हो गई, एजुकेशन गर्ल्स मतलब लड़कियों के एजुकेशन के ऊपर हो गई। तो लिस्ट ऑफ वहाँ पे हेड्स मेंशन है एज पर कंपनीज एक्ट, उसमें उस कंपनी को एक्सपेंस करना पड़ता है। यही बिल्कुल है। ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब मैं लोकेश जी की बात को ही थोड़ा सा बस इसमें इंप्रूवमेंट कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो लोकेश जी। बहुत मेरे को खुशी है कि मान लो स्टार्टर CFO के पास कोई क्लाइंट आता है बड़े लेवल का, और वो कहता है जी मेरे ऊपर कंप्लायंसेस लगेंगी नहीं लगेंगी, तो लोकेश जी उसको अच्छे से हैंडल कर लेंगे। पर मैं चाहता हूँ कि सारे लोग और हैंडल अच्छे से कर पाए। अब CSR है क्या? आप लोग मेरे को, आप लोगों में से मेरे को आप लोग ये बताएंगे कि मेरे इस सवाल का जवाब देंगे चैट में लिख के, कौन कौन से ऐसे लोग हैं स्टार्टर CFO के जो इस लेवल की कंपनीज मैनेज कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, मुझे बताएंगे। मैं बताता हूं वो 3 लिमिट। ये जो CSR है इसके लिए सेक्शन नंबर 135 है। सेक्शन नंबर 135 कहता है क्या, ये तीन ये 3 लिमिट्स जो क्रॉस कर लेगा उसके ऊपर सेक्शन 135 लग जाएगा, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लग जाएगी। ठीक है, अब वो क्या क्या है 3 लिमिट बताना। क्या आपके क्लाइंट का क्या आपके क्लाइंट का पिछले 3 सालों में किसी भी एक साल के अंदर 5 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट है? क्या आपके क्लाइंट का पेड अप कैपिटल 500 करोड़ रुपए से ऊपर है, पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व? और क्या आपके क्लाइंट का जो टर्नओवर है वो 1,000 करोड़ से ऊपर है? अगर ये 3 में से कोई भी ऐसी लिमिट है, नेट प्रॉफिट 5 करोड़, ठीक है, पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स कितना, रिजर्व्स एंड सरप्लस मतलब शेयर होल्डर फंड्स कितने के, 500 करोड़ से ऊपर के, और 1,000 करोड़ का टर्नओवर है, तो क्या लग जाएगा? CSR। क्या किसी के पास ऐसी एंटिटी है? नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, आ जाएगी, फ्यूचर में आ जाएगी। क्योंकि आपको भी अपना नॉलेज बेस बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप बड़े क्लाइंट से डील कर पाएंगे और स्टार्टर CFO पकड़ पाएगा बड़े क्लाइंट्स, ठीक है? तो अब यहां पर मैं क्या कहना चाहता हूं, उसको करना क्या है? CSR लगने का मतलब है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल का मतलब आपको समाज की भलाई करनी है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑप्शनल नहीं है, करना ही करना है। कितनी भलाई करनी है? जो भी आप प्रॉफिट कमाओगे, पिछले 3 साल का जो आपने प्रॉफिट कमाया उसका एवरेज निकाल लेंगे। जैसे कि मैंने पिछले 3 साल में कमाया 10 करोड़, 8 करोड़ और 6 करोड़, तो 10, 8, 6, 24 हो गया। 24 का अगर हम एवरेज लें तो 8 करोड़ आता है। उस 8 करोड़ का मिनिमम कितना? 2%। तो 8 करोड़ का मिनिमम 2% मतलब 16 लाख रुपए उस कंपनी को खर्च करना पड़ेगा। किसके ऊपर? समाज की भलाई के ऊपर। अब वो कौन कौन से मैटर्स हैं बताओ? अगर मान लो क्या कहते हैं, मुझे भला करना है, तो हमें अब क्लाइंट ये भी पूछेगा जी हम वो भला कैसे कैसे करें? कोई बता सकता है वो भला कैसे पता चलेगा, किन किन मैटर्स पे कहाँ कहाँ लिखे हुए हैं वो? हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर 7 शेड्यूल हैं, 7 लिस्ट हैं, 7 टेबल हैं, जिनमें जो आखिरी शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 7, वो मैटर्स बताता है, वो लिस्ट देता है कि आप किस किस मैटर पे खर्चा कर सकते हो। बात आती है समझ में? तो शेड्यूल 7 के अंदर दे रखा है, जैसे कि हमारे देश में भुखमरी मिटाने के लिए, इरेडिकेटिंग पावर्टी, हंगर, गरीबी हटाने के लिए आप कुछ भला करना चाहते हैं, जो विडो वुमेन है उनके फायदे के लिए कुछ करना चाहते हो, गरीबों को पानी पिलाने के लिए करना चाहते हो, या प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में कुछ पैसा देना चाहते हो, तो इन खर्चों पे आप कर सकते हो। अब मेरा आप लोगों से सवाल, ठीक है, हमारे पास आया है एक चालाक क्लाइंट, ठीक है, स्टार्टर CFO में। देखो क्लाइंट तो हमेशा ही चालाक होता है, वो अपना फायदा चाहता है। अब मान लो मैं आपका क्लाइंट हूं, मैंने कहा जी मैं बिस्किट बनाता हूं। क्या बनाता हूं? बिस्किट बनाता हूं। या मान लो मैं सैमसंग हूं,
मैं क्या हूँ, सैमसंग कंपनी हूँ, और मेरे यहाँ पर क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह बनते हैं, मोबाइल वगैरह बनते हैं। तो मैंने कहा 2% खर्चा करना है, मेरा प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट है 1,000 करोड़ का, 1,000 करोड़ का 2% आता है 20 करोड़। मैंने कहा ठीक है, भलाई करनी है। मैंने अपने सारे एम्प्लॉयज को कहा कि तुम सबको मैं टीवी दूंगा, 43 इंच का टीवी सब एम्प्लॉयज को दे दिया मैंने। 20 करोड़ क्या 25 करोड़ के अपने एम्प्लॉयज को टीवी बंटवा दिए। मैंने कहा भलाई कर दी समाज की। बताओ क्या ये CSR माना जाएगा? अरे एम्प्लॉयज का भला किया मैंने, हाँ। कौन करता है अपने एम्प्लॉयज का भला? हाँ, मैंने किया है। नहीं माना जाएगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, नहीं माना जाएगा। ये साफ साफ आप डिटेल में पढ़ोगे तो उसको आपको क्या बताना है कि अगर वो एम्प्लॉयज का भला कर रहा है, दैट इज अ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, नॉट CSR। याद रखना। ओके, यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप सभी। बात आती है समझ में? नेक्स्ट, अब हम एक और चीज बता देते हैं आपको कि जब अगर आपने कंपनी बनाई है, कंपनी बनाने बड़ा इजी है, पर कंपनी को बंद करना, कंपनी का दाह संस्कार करना बड़ा मुश्किल है। वाइंडिंग अप बहुत मुश्किल है। ठीक है, और एक और चीज बता दूं, कंपनी बनाने का सबसे बड़ा नुकसान ये है, कंपनी पे जो टैक्स रेट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाओ, लिफ्टिंग और कॉर्पोरेट व्हील। ये इतना ज्यादा मैं आपको बताता हूँ, हमारे पर लिटिगेशन का काम नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता, मैं आपको फिर भी बताता हूँ। कंपनी और कंपनी के मैनेजमेंट और कंपनी के ओनर्स, शेयर होल्डर्स को अलग माना जाता है कंपनी से। तो जब अलग माना जाता है तो उनके बीच में ना एक पर्दा है, लीगल पर्दा है। लेकिन ये लीगल पर्दा उठा दिया जाएगा अगर मैंने कंपनी कोई फ्रॉड करने के लिए बनाई है। मान लो मैंने कोई कंपनी बनाई, उसमें शेयर होल्डर मैं बन गया, और मैंने वो कंपनी बना के क्या करा, फ्रॉड करना स्टार्ट कर दिया, टैक्स चोरी करना स्टार्ट कर दिया, टैक्स इवेजन स्टार्ट कर दिया, टैक्स अवॉइडेंस स्टार्ट कर दिया। तो फिर कंपनी, वो जो पर्दा है, मैंने कहा मैं कोई ना कर रहा हूं, कंपनी कर रही है, मैंने कहा मैं कोई ना कर रहा हूं, कंपनी कर रही है, तो फिर वो पर्दा लीगल हटा दिया जाएगा और सीधा मुझे पकड़ लिया जाएगा। ओके, सो दैट इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट। ठीक है, चलिए। तो जब भी आप कोई फ्रॉड कर रहे हैं, कोई टैक्स चोरी करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आपका, जब भी आप कोई गलत काम कर रहे हैं कंपनी बना के, और एक और चीज बता दूं, जब भी फ्रॉड होता है तो एक सेक्शन लग जाता है कंपनीज एक्ट के अंदर, बिल्कुल संभल के रहिएगा। किसी को गलत कंसल्टेंसी या फिर चोरी चकारी वाली चीजों की कंसल्टेंसी आपने नहीं देनी, क्योंकि प्रोफेशनल्स हो, चाहे शेयर होल्डर्स हो, चाहे मैनेजमेंट हो, सबको पकड़ लिया जाएगा। कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन, 470 सेक्शन में से एक सेक्शन है जो कि बड़ा ही मुश्किल है, जहां पर आप ये समझ लो तिहाड़ जैसी जगह में रहना, खाना और मसाज फ्री हो जाएगी। वो है सेक्शन नंबर 447। कौन सा है? सेक्शन नंबर 447, जो किसका है बताओ? पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। उसमें आपको पेनल्टी भी देनी है और इम्प्रिजनमेंट भी है, दोनों है। चलें आगे। हाँ जी, अब हम बात करेंगे थोड़ा प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल के बारे में, क्योंकि हमने मेनली क्या करना है, प्रैक्टिकल काम पे फोकस रखना है। तो देखिए, अब क्या होता है, कोई मेरे को ये बता दे ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? ई गवर्नेंस का, सबने अपने अपने क्या कहते हैं वीडियो ऑन ऑफ कर ली है, सारे मुझे लग रहा है कि क्या कहते हैं बिजी हैं, बस ऐसे ही ऑन करके बैठे हुए हैं। हाँ जी, दिव्या आप हो क्या? दिव्या जो HR हैं आपके वहां पर, वो है क्या मीटिंग में? एक मिनट, यस सर वो। दिव्या सबसे वीडियो ऑन कराओ ना। हमने ही तो रूल बनाया था कि वीडियो सबकी ऑन रखनी पड़ेगी। एक स्क्रीनशॉट ना आप खींच के सर को भेज दो एक बारी। हाँ, जैसे निशांत ने नहीं खोल रखी, आलोक ने, ऋषु ने, अजीत ने, अभिषेक ने, सब बिजी हैं, रोहित ने, संदीप ने, अख्तर ने, फहीम ने, सौरभ ने। हाँ जी प्लीज देखो ना, अगर मैं भी क्या कहते हैं ऑडियो, क्या कहते हैं सिर्फ ऑडियो ऑडियो पढ़ाऊं, आपको भी मजा नहीं आएगा बिना मेरी शक्ल देखे, इसलिए मेरे से भी नहीं पढ़ाया जाता। यस, अब आ जाओ, ई गवर्नेंस का मतलब क्या है?
आपके पीसी में कैमरा नहीं है तो लगवाओ, नहीं तो मोबाइल से ज्वाइन करो सुंदरलाल जी, सुंदरलाल मेहता जी। यस डियर, अगर डेस्कटॉप में नहीं है तो मोबाइल से ज्वाइन कर लो। यस चलो, अब बात आती है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का मतलब है कि अगर सरकार को, देखो सरकार क्या करती है, जब भी किसी इंसान या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को रेगुलेट करती है तो सरकार क्या करती है, कुछ कंप्लाइंसेस करवाती है। जैसे कंपनी है, हम कंपनीज एक्ट की बात कर रहे हैं, अब कंपनीज ढंग से काम कर रही है नहीं कर रही है, ऑपरेट कर रही है नहीं कर रही है, तो सरकार चाहती है कि उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाएं। हर साल हर कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करे, और हर कंपनी के लिए हर साल ऑडिट कराना मैंडेटरी है। ऑडिट कराना मैंडेटरी है। अब अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में क्या फर्क है? अकाउंटिंग का मतलब है अकाउंट्स को जो प्रिपेयर कर रहा है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कंपनी की। ठीक है, क्या वो जो अकाउंट्स हैं वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हैं या नहीं बने, ये कौन चेक करता है? ऑडिटर। ऑडिटर सिर्फ चेक करता है, अकाउंटिंग नहीं करता। एक बात बता दूं आप लोगों को, अगर आप, अगर मान लो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपके पास कोई क्लाइंट आया और उसने आपको ऑडिट का एंगेजमेंट दिया, उसने आपको ऑडिट का काम दिया, तो आपने उसकी अकाउंटिंग नहीं करनी लीगली। ठीक है, आपने उसकी ऑडिटिंग ही करनी है। मतलब जो उस आपने देखना है कि क्या उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अकाउंटिंग करी है या नहीं, बस वो चेकिंग ही, वो चेकिंग करके आपको ओपिनियन देना ही क्या कहलाता है? ऑडिटिंग। तो हर कंपनी के लिए ऑडिटिंग मैंडेटरी है, अकाउंटिंग मैंडेटरी है, और बहुत सारी कंप्लायंसेस जैसे जनरल मीटिंग करना, हर कंपनी के लिए 4 बोर्ड मीटिंग करना मैंडेटरी है साल के अंदर। तो अब ये कंपनी काम कर रही है नहीं कर रही है तो सरकार कैसे पता लगाएगी? तो सरकार ने क्या कर रखा है, फॉर्म्स बना रखे हैं, बहुत सारे फॉर्म्स बना रखे हैं। अब सरकार ने कहा कि भाई डिजिटल इंडिया हो रहा है तो हम सारी की सारी चीजें ऑनलाइन मंगवा लेंगे, तो टाइम भी बचेगा, एफर्ट भी बचेंगे, और कॉस्टलेस तरीके में हम फॉर्म मंगवा लेंगे। तो जितने भी फॉर्म हैं वो किसको जमा होते हैं? सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च कर रखा है जो कि क्या कहलाता है, कोई बताएगा उस पोर्टल का नाम क्या है? हाँ जी, कोई बताएगा कि आरओसी का वो पोर्टल कौन सा है? कह रहे हैं एमसीए, पूरा नाम क्या है? ये तो एमसीए का तो मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मेरे को अगर गूगल पे ढूंढना हो तो क्या लिखूं? बिल्कुल ठीक कहा दिव्या डी ने, बिल्कुल ठीक कहा दिव्या ने, और बिल्कुल ठीक कहा सुंदरलाल मेहता जी ने। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, या तो mca.gov.in लिख लो, या फिर गूगल पे सिर्फ MCA 21 लिख लो। सरकार इसको शॉर्ट में क्या बोलती है? यस, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, MCA 21 लॉन्च कर दिया। ठीक है, तो आपको बताता हूं ये गवर्नमेंट का गवर्नेंस करने का, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस करने का तरीका। ठीक है, तो ये एक पोर्टल है जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, अच्छा 21 क्यों रखा गया इसका नाम? इसलिए रखा गया है क्योंकि 21st सेंचुरी चल रही है, तो नया नया तरीका है ई गवर्नेंस का, किसका? सरकार का। अब इसका बेनिफिट्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहां पर आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, या उससे ऊपर आता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से ऊपर आता है रीजनल डायरेक्टर, और ऐसे ही आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो सबसे ऊपर है सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके अंडर कौन सी मिनिस्ट्री आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आते हैं रीजनल डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर के अंदर आता है आरओसी। तो जब आप एक कंपनी बनाते हो, अच्छा मान लो मेरा क्लाइंट यहीं दिल्ली हरियाणा का है, तो बताओ मिनिस्ट्री, आरओसी कहाँ बैठा है? कोई बता सकता है? अगर मेरा क्लाइंट दिल्ली या हरियाणा का है और वो दिल्ली और हरियाणा में हेड ऑफिस खोलना चाहता है, कंपनी रजिस्टर कराना चाहता है, तो आरओसी कहां पर है प्रैक्टिकली, किसी को पता हो तो? हाँ जी, आरओसी कहां बैठा हुआ है? ठीक कह रहे हो। मैं आपको बताता हूँ, ये जितनी भी हम क्या कहते हैं फाइलिंग्स करते हैं, ये प्रैक्टिकली अब पता है कहाँ जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने मानेसर के अंदर अपना ऑफिस खोल रखा है। वहां पर जितनी भी हम ई फाइलिंग्स करते हैं उनका मेन ऑफिस कहां पर है प्रैक्टिकली? आरओसी गुड़गांव, मानेसर। ओके, फिर आपको एक और चीज बताता हूँ। यहाँ पे ये जो फाइलिंग्स होती हैं बहुत फास्ट होती हैं, बहुत ही स्पीडी, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट, बहुत ही कॉस्टलेस मैनर में हो जाती है। तो मेन जो, अगर एक प्रोफेशनल को इनकम है वो तब आ सकती है जब उसको आरओसी का काम आता है। ओके, तो ये पेपरलेस एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। ओके,
अच्छा, आपको अगर आरओसी का काम सीखना है तो मैं आपको बताता हूँ, MCA 21 के अंदर जाइए। वहां पर आपको हर एक चीज का फॉर्म मिल जाएगा, चाहे आपने कंपनी बंद करानी है, चाहे आपने कंपनी बनानी है, चाहे आपने एनुअल फाइलिंग करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, चाहे आपने रिटर्न्स फाइलिंग करनी, कोई भी काम करना है, उसका पैसा भी लेना है और सरकार भी उस फॉर्म को फाइल करने का पैसा लेती है। तो आपने क्लाइंट से अपनी फीस भी चार्ज करनी है और जो सरकारी फीस है वो भी चार्ज करनी है, दोनों। तो आपको बताता हूँ आपको सीखने के लिए क्या है वहां पे ना। आपको फॉर्म भी दे रखा है और फॉर्म के साथ साथ आपको गाइडेंस भी दे रखी है कि कैसे फाइल होगा, क्या क्या चीजें इसमें कैसे कैसे भरनी है। तो हर एक चीज का, हर एक फील्ड के अंदर क्या इंफॉर्मेशन जाएगी उसका मतलब, प्लस लॉ भी दे रखा है कि कौन सा लॉ लग रहा है या कोई रूल फॉलो करना है वो भी लिखा हुआ है। ठीक है। तो आप लोगों के मैं एक होमवर्क दे रहा हूं क्या, आज आपको सभी को घर जाके क्या करना है, घर जाके, ऑफिस में नहीं, घर जाके आप सभी को MGT 7, MGT 7 किसका है फॉर्म, कोई बताएगा? MGT 7 फॉर्म जो है वो किस चीज के लिए है? बिल्कुल ठीक कह रहे हो सुंदरलाल मेहता जी, बहुत ही एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज है आपकी। यस, अगर किसी कंपनी की एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, सुंदरलाल मेहता जी हमें कोई सेक्शन बता सकते हो जिसके अंदर वो फाइल की जाती है? जब हम वो फाइल करते हैं तो उसके ऊपर सेक्शन लिखा आ रहा होता है MGT 7 के अंदर। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि दिव्या देगी इसका आंसर। बिल्कुल ठीक सोच रहे हो सुंदरलाल मेहता जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसका आंसर है 92, सेक्शन 92 के अंदर फाइल की जाती है। ओके। अच्छा, आप मुझे ये बता दो, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो कविता। यस। अब आपको बताता हूं कि इसके अंदर जितनी भी, अगर आपको, अच्छा, इसके अंदर ना आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बताओ? इनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। ठीक है। वैसे वो सारी की सारी प्रैक्टिकली जाती कहाँ पे है? मानेसर के अंदर। लिखा हुआ न्यू दिल्ली है पर वो है कहाँ पर? मानेसर के अंदर। इसके अंदर जैसे आपके लिक्विडेटर्स है, NCLT है, कोर्ट है, वो सारी चीजें नहीं आती, वो सारे के सारे ऑफलाइन बैठते। ओके। यस। अब देखो, इस पोर्टल को कौन कौन एक्सेस करता होगा? गवर्नमेंट के खुद के एम्प्लॉइज चेक करने के लिए, हम जैसे प्रोफेशनल CA CS CWA एंड लॉयर्स, प्लस अगर किसी कंपनी ने अपना ऑथराइज सिग्नेटरी बना रखा है, क्योंकि कंपनी के बिहाफ पे कौन काम करता है? MD, डायरेक्टर्स, कंपनी सेक्रेटरी एंड मैनेजर्स, तो वो एक्सेस करेंगे फॉर्म्स वगैरह फाइल करने के लिए। और या फिर अगर कोई बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एक्सेस करते हैं। अब आपको बताता हूं कि हमें कोई भी फॉर्म सबमिट करने के लिए, ठीक है, ऑथेंटिकेट करने के लिए कुछ चाहिए होता है, कोई बता सकता है वो क्या है? अगर मेरे को कोई भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाके कोई भी एनुअल रिटर्न है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसको फाइल करने के लिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हो अजय, सुंदर जी एंड प्रवीण जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो प्रिंस जी, हमें चाहिए होते हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ओके। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या है मैं आपको बताता हूं। ये एक तरीके का इनक्रिप्टेड, इनक्रिप्शन का मतलब होता है पासवर्ड सिक्योर्ड, ठीक है, जिसको कोई क्या कहते हैं, हैक नहीं कर सकता, जिसको कोई हैक नहीं कर सकता। तो ये आपके जैसे पेन ड्राइव आती है ना, वैसा एक डिवाइस आता है। उस डिवाइस में हर हर एक कंपनी और डायरेक्टर अपने अपने DSC ऑब्टेन करते हैं। जैसे ही इसको लगा दिया जाता है, मान लो हमने, डायरेक्टर ने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ले रखा है, तो उसको साइन करने की जरूरत नहीं है। उसकी पेन ड्राइव वो लगाएगा, वो पेन डिवाइस लगाएगा, वो डिवाइस से वो क्या करेगा, उस चीज को डिजिटली क्या कर देगा, साइन कर देगा। ओके। यस। आप में से किस किस को डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यूज करना आता है? सौरभ को आता है, अनुज को आता है, सुंदरलाल मेहता जी को आता है, अजय जी को आता है। ओके। तो अब आप लोगों के लिए होमवर्क है, प्रवीण जी, आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप अब कभी भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जब लगाओगे तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर एक PPT बनानी है। ठीक है, आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देना है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताया, तो मैं अभिषेक सर से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा, जो भी मतलब आप में से लर्नर है, बच्चा है या फिर प्रोफेशनल है, जो मुझसे बड़े हैं, छोटे हैं, बराबर के हैं, जो भी, जिन पे मेरे रिव्यूज अच्छे होंगे इस सेशन, इन सेशंस को लेकर, मैं उनसे कहूंगा कि उनको अलग से इंसेंटिव्स मिलेंगे।
ओके, ये मेरी रिकमेंडेशन है अभिषेक सर को कि उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, एडिशनल इंसेंटिव्स। ओके, या नेक्स्ट आ जाओ। मैं आपको बताता हूं, जब भी आपको कोई ई फॉर्म साइन करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अब आप मुझे ये बता सकते हैं कितने तरीके के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होते हैं? कितने तरीके के? टोटल कितने तरीके के हैं? सौरभ जी कह रहे हैं 3 है, लोकेश जी कह रहे हैं 3 है। चलो मुझे 3 तरीके के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बता दो, कौन कौन से होते हैं। हाँ जी, जो 3 पता है आपको। फिर सबने वीडियो ऑफ कर ली है। हाँ जी, कह रहे हैं 2 तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। अब मैं एक को होमवर्क दे रहा हूं। किसको? ऋषुराज जी, आपको आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है, ठीक है? ऋषुराज जी, आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है। ऋषुराज और सौरभ मिलके काम करेंगे एक चीज के ऊपर, ठीक है? उनको एक्सप्लेन करना है, अभी नहीं बाद में, कोई बात नहीं, आप लोग लोड मत लो। और सौरभ जी और ऋषु, आप लोग मोटिवेटेड फील करेंगे जो मैं आपको काम दे रहा हूं। आपको 4 तरीके के जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होते हैं उसके ऊपर एक पीपीटी बनानी है, ठीक है? बना लोगे? हाँ जी सौरभ, हाँ जी, और एक और थे ना, ऋषु जी। ठीक है, ऋषु एंड सौरभ, थैंक्स अ लॉट। तो आप लोगों को 4 तरीके के नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन करने हैं सेशन के अंदर कि कौन कौन से डिजिटल सिग्नेचर होते हैं और कब कब यूज होंगे और किस किस को लेने होते हैं, ठीक है? चले आगे, नेक्स्ट आ जाओ। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे डिन, देखो, हमें डिन डिन दिलाने के भी कस्टमर से चार्ज करने हैं, पैसे चार्ज करने हैं, ठीक है? अच्छा ऋषु जी, आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे अभी? ऋषु जी, आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे अभी की मतलब कौन कौन से तरीके के डिन होते हैं जो आपको पता है अभी? नहीं, कोई बात नहीं। देखो, अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। याद रखना, जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो कंपनी बनाना चाहता है, तो आप मेरे को एक बता दो, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने कितने होंगे उस कंपनी के अंदर? अगर कोई कंपनी बनाने आ रहा है क्लाइंट आपके पास, तो उसमें मिनिमम कितने डायरेक्टर होने चाहिए? और मान लो कोई पब्लिक कंपनी बनाने आ रहा है, तो मान लो कोई पब्लिक कंपनी बनाने आ रहा है, 7 क्यों लिख रहे हो लोकेश जी आप? 7 डायरेक्टर बनवाओगे उसके? वो चला जाएगा क्लाइंट, हाँ। ज्योति जी चला जाएगा वो, हाँ। यस, मेंबर नहीं पूछ रहा, डायरेक्टर पूछ रहा हूँ, हाँ। प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3। मिस हो गया था। कोई बात नहीं। और 1% कंपनी में कितने बनवाओगे? 1% कंपनी में कितने? एक सिंगल, ठीक है? इतने डायरेक्टर। अच्छा, ये सेक्शन सेक्शन 154 के अंदर हम दिन दिलवाते हैं, और आपके जितने डायरेक्टर बनेंगे, वैसे तो क्लाइंट चाहता है मिनिमम टू मिनिमम डायरेक्टर बने, ठीक है? तो मिनिमम डायरेक्टर के साथ बनाना चाहेगा, तो मैं आपको बताता हूँ, जितने डायरेक्टर हैं सबके पास डिन होना चाहिए। अब देखो, आपके पास जब क्लाइंट आएगा, मान लो उसके अंदर वो 2 डायरेक्टर बनाना चाहता है, ऐसा हो सकता है कि जो एक है उनमें से उसके पास ऑलरेडी डिन है, तो क्या हमें एक और डिन दिलवाना पड़ेगा? जितनी कंपनी उतने डिन, बताओ। नहीं। क्यों? इसके पीछे लॉजिक क्या है? मान लो, क्या एक दिन से मल्टीपल कंपनीज बन सकती है? हाँ, इसके पीछे लॉजिक ये है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप सभी, बहुत ही अच्छा बता रहे हो। इसके पीछे ये लॉजिक है, जैसे पैन होता है ना, एक इंसान लीगली एक ही पेन ले सकता है, एक से ज्यादा ऑब्टेन नहीं करेगा। उसी तरीके से ये एक यूनिक नंबर होता है, ये पर पर्सन मिलता है। डिन नंबर जो है वो पर पर्सन मिलता है। एक से ज्यादा अगर आपने डिन ऑब्टेन कर लिया किसी इंसान ने, तो उसके ऊपर फ्रॉड 447 लग सकता है, याद रखना। क्या लग सकता है? 447। तो अगर मान लो आपको पूछना है कि भाई डायरेक्टर किसको बनाना है, अगर वो बता दे कि भाई इनके पास ऑलरेडी डिन है, तो उसको और डिन दिलाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कोई मेरे को ये बता दे, डिन का एक यूज बता दे जो जनरली हम यूज करते हैं, जो भी आरओसी वगैरह का काम करता है या कोई भी कंपनीज का काम करता है, डिन का एक बहुत ही अहम यूज है।
बिल्कुल ठीक कह रहे हो सौरभ। अगर मेरे को ये जानना है कि एक पर्टिकुलर पर्सन किस किस कंपनी के अंदर डायरेक्टर है, तो हम एमसीए के अंदर सर्च कर सकते हैं, एमसीए के 21 पोर्टल पे फ्री ऑफ कॉस्ट जाके सर्च कर सकते हैं, उसका डिन नंबर डालेंगे और पता चल जाएगा कि उसकी कंपनी कौन कौन सी है, वो किस किस कंपनी के अंदर क्या है, डायरेक्टर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ऐसे ही मेरे को ये बता दो कि कंपनी को भी एक आइडेंटिटी नंबर मिलता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा, डिन में कितनी डिजिट्स होती हैं ये बता दो, डिन में कितनी डिजिट्स होती हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 6। और जो सीआईएन है, सीआईएन का फुल फॉर्म क्या है? कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर कितने डिजिट्स का होता है लोकेश जी? 15 का होता है। हाँ जी, रवि रविकेश कह रहे हैं 21 का होता है। सौरभ कह रहे हैं मैं तो लोकेश जी की ही बात मानता हूं। हाँ, सिन नंबर कितने डिजिट्स का होता है ये बताइए। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सभी। ये 21 डिजिट्स का होता है। कितने डिजिट्स का होता है? 21 डिजिट्स का होता है। अब आपको बताता हूं, आपको कोई भी फॉर्म फाइल करना है, ठीक है, ये याद रखना। एक पर्सन, अच्छा, ऐसा कौन सा फॉर्म फाइल करोगे अगर किसी को डिन दिलवाना है तो? किसी को डिन दिलवाना है तो कौन सा फॉर्म फाइल करोगे? सब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हो, DIR 3 है फॉर्म। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप लोग। ठीक है। अच्छा, अब आपको कुछ चीजें बताता हूँ। जब भी आप कोई फॉर्म करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली कोई कंपनी, जैसे किसी कंपनी की ऑटोमेटिकली कोई जो डिटेल्स हैं वो फिल करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उसका सिन नंबर डालिए और प्री फिल कीजिए। तो कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस वगैरह ऐसी चीजें जो कि बिल्कुल बेसिक है, वो अपने आप क्या हो जाएगी? फिल हो जाएगी। ऐसे ही फिर आपने फॉर्म ठीक किया है नहीं किया, वो हो जाएगा। अगर आपको फॉर्म में क्या करना है बताओ, कुछ मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपको फॉर्म में कुछ ऐड करना है, कुछ चीज, कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है तो अडेंडम। ठीक है, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें ना, हम इसके ऊपर एक सेशन रखेंगे ई फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स के ऊपर। ओके, तो उसके अंदर हम जनरली क्या ले लेंगे? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ले लेंगे, क्या कहते हैं आपका AOC 4, और एक ले लेंगे हम MGT 7। ठीक है, ये दो फॉर्म्स तो हर कंपनी को फाइल करने करने होते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, ये बहुत सारी टर्म्स हैं जो कि आप फॉर्म फाइल करेंगे तब यूज होती हैं। अच्छा, यस, नेक्स्ट आ जाओ, ये हम स्किप कर सकते हैं, ये हमें करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूँ। मान लो मैंने एमसीए पे किसी क्लाइंट का फॉर्म फाइल किया, कोई फॉर्म भरा मैंने, ROC का फॉर्म फाइल कर दिया, मान के चलते हैं MGT 7 फाइल किया, एनुअल रिटर्न फाइल करी। अब आप एक बात हो, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने वो फाइल कर दी? हाँ, मुझे कैसे पता चलेगा, क्लाइंट को कैसे पता चले कि हमने वो फाइल कर दी? बिल्कुल ठीक कह रहे हो, SRN जनरेट होता है जब भी आप कोई फॉर्म फाइल करते हो, तो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जनरेट होता है। ये कौन जनरेट करता है? एमसी जनरेट करके देती है, और हमें वो अपने पास मेंटेन करके रखना चाहिए, जिससे हम ट्रैक कर सकते हैं फाइलिंग्स को। यस, और आपको एक और चीज बता दूं कि हमारे पास क्या एक एक्नॉलेजमेंट आती है, हम कोई फॉर्म फिल करते हैं तो क्या कोई एक्नॉलेजमेंट आती है या नहीं आती? बताओ। यस, आती है। वो कौन सी आती है? जो भी हमने, यस, वो कहाँ आता है दिव्या? वो चालान कहाँ आता है? वो एक्नॉलेजमेंट कहाँ आती है? वो आती है जो भी हमने रजिस्टर्ड मेल आईडी दे रखी होगी उसके ऊपर। यस। ओके, तो अब हमें क्या क्या फाइल करना पड़ता है मैं आपको बता दूं। हर एक कंपनी को जनरली एनुअल अकाउंट्स फाइल करना पड़ता है, और उसके साथ साथ कुछ अटैचमेंट्स भी लगानी पड़ती है। ओके। अच्छा, अब आपको एक और बात बता दूं, किसी को पता है XBRL क्या होता है? एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। क्या है ये XBRL? हाँ जी, कोई बता दे कि XBRL क्या होता है?
व्हाट इज XBRL फाइलिंग? हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो रिशु, थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहोगे कि XBRL कब अप्लाई होता है? XBRL इज एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। XBRL का फुल फॉर्म क्या है बताइए? एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। हाँ, ये क्या है? ये फॉर्मेट है फाइलिंग करने का, पर ये कब होता है? तो उस केस में हम इस फॉर्मेट में हमारी रिपोर्टिंग आती है AOC4 MGT7 की, AOC4 की नहीं, हाँ, मैं MGT4 अब और आपको बता देता हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लोकेश जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इशिका, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बहुत ही अच्छा कहा। ऋषुराज ने भी बिल्कुल ठीक कहा कि भाई 100 करोड़, वो 100 करोड़ की लिमिट क्या है? जब किसी क्लाइंट का टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर हो जाए। अरे ऋषुराज, बहुत ही बढ़िया कह दिया आपने, बहुत ही बढ़िया चीज लिख दी, बहुत ही शॉर्ट तरीके में। जब भी किसी क्लाइंट की टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर हो जाए तो उसके ऊपर लग जाएगी XBRL। तो मैं आपको बताता हूं, जब भी आप MCA के पोर्टल पे जाएंगे तो इसके फॉर्मेट अलग होते हैं। अब XBRL है क्या? एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव बता देता हूं। वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे OECD है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। सो ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस ने डिसाइड किया। आप एक बात बताओ यार, एक सब्जी आती है जो क्या कहते हैं, घिया। घिया का दूसरा नाम क्या है बताओ? कह रहे हैं लौकी। लौकी बोलते हैं, और घिया को लौकी बोलते हैं, और अच्छा, सीताफल को क्या बोलते हैं? कह रहे कद्दू भी बोलते हैं। पर जब हमने क्या करा, हाँ, कोई कह रहा है घिया बोलते हैं, कोई कह रहा है कद्दू बोलते हैं, कोई कह रहा है लौकी बोलते हैं। अच्छा, जब हमने बाहर फाइल किया, हमने अमेरिका में भेजा, हमने कहा जी हम घिया भिजवा रहे हैं, वो कह रहे घिया क्या होती है, हम तो बॉटल गार्ड बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप एक बात बताइए, जो हमारा सीताफल है, सीताफल को हम क्या बोलते हैं? सीताफल को हम कद्दू भी बोलते हैं, पेठा भी बोलते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? अब ऐसे ही हमारे देश में मान लो किसी पर्टिकुलर चीज को हम कुछ और बोलते हैं और किसी और देश में कुछ और बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर जब तक इंड एस नहीं आए थे, तब तक हम फिक्स एसेट को फिक्स एसेट बोलते थे। ठीक है, और जो इंड एस वाले हैं, IFRS वाले हैं, वो बोलते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मान लो किसी और देश में कुछ और बोला जाता होगा। तो क्या होता था कि जो इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, वो उसी देश के लोगों को समझ में आती थी, इंटरनेशनल लेवल पे समझ में नहीं आती थी। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कुछ टर्म्स को ना नाम दे दिए, कुछ टर्म्स को क्या करें, नाम दे दिए, स्टैंडर्डाइज नाम दे दिए। उन्होंने बोला, जैसे मान लो उन्होंने कहा कि हम जो टैक्स है जो इनकम पे लगता है उसको सिर्फ इनकम टैक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनकम टैक्स बोलेंगे। तो इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। इसको क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी, मतलब नेमिंग ऑफ द टर्म्स। और वो पूरे वर्ल्ड में क्या रहेगी? सेम रहेगी। बोले फिक्स एसेट को हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ही बोलेंगे, फिक्स एसेट नहीं बोलेंगे। तो अब क्या हुआ कि जब भी कोई कंपनी अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल करेगी तो उसको टर्म्स कौन सी यूज करनी है? वो स्टैंडर्डाइज। अब इन्होंने क्या करा, एक फॉर्म निकाल दिया जिसको बोले XBRL, एक फॉर्मेट निकाला XBRL। उसमें जितनी भी चीजें होंगी, वो जितनी भी टर्म्स लिखी होंगी, वो इंटरनेशनल लेवल पर फॉलो होती है। पूरे वर्ल्ड के अंदर उनका मतलब सेम है। उनका मतलब क्या है? सेम है। तो अब क्या किया गया, अब हम अपने देश की हर कंपनी को कह नहीं सकते कि भाई सब XBRL करो, क्योंकि उसका उसको फाइल करना ही बड़ा कॉम्प्लेक्स है, हर कोई उसको फाइल नहीं कर सकता। तो हम क्या करते हैं, हम, इन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री ने कहा कि जिन कंपनीज का टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर का होगा, उन्हीं के ऊपर हम क्या लगाएंगे? XBRL फाइलिंग लगाएंगे। अब आपको समझ में आ गया? तो इसके जो फॉर्म है, ठीक है, उनके आगे क्या लिखा होता है? XBRL। तो आप में से कोई कर रहा है XBRL फाइलिंग?
हाँ जी। अच्छा, आप में से कोई ऐसा इंसान है जो ऐसी कंपनी का कुछ भी काम कर रहा हो जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर हो? अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, आएंगी आपके पास कंपनीज आने वाले टाइम में, आएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है आज नहीं तो, हाँ जी, फ्यूचर में तो आएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं। ये हमें करने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा ना मिनिस्ट्री का स्ट्रक्चर कैसा है, इसको हम क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। हाँ जी। फिर बात आती है कि आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कैसा चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको एक नॉर्मल कंप्यूटर चाहिए और उस कंप्यूटर के अंदर विंडोज डली हुई होनी चाहिए और प्लस एक ब्राउजर होना चाहिए। तो ये तो बेसिक चीजें हैं। प्लस आपको एक और चीज बता देता हूं। हाँ, अगर कोई, इसमें सबसे अहम क्या है, अगर आप में से कोई भी एक्स फाइलिंग कर रहा है आरओसी की, तो वो आरओसी की फाइलिंग होने के लिए आपके पास जावा होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास क्या होना चाहिए, जावा होना चाहिए। जावा की यूटिलिटी आपके पास होनी चाहिए। प्लस आपको एक और, हमने ये बात कर चुके हैं कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट जब साइन करना है तो उस पर साइन कैसे करोगे बताओ, उस पर आप डिजिटल सिग्नेचर लगाओगे। ओके, डिजिटल सिग्नेचर लगने से होता क्या है, हम ये सिग्नेचर किसको भेजना चाहते हैं, मिनिस्ट्री को, तो मिनिस्ट्री हो गई रिसीवर और हम क्या हो गए, हम जो भेज रहे हैं हम क्या है, सेंडर, जिसके हम साइन लगा रहे हैं वो है सेंडर। तो अगर मान लीजिए फॉर्म, ये फॉर्म मान लीजिए कोई हैकर हैक कर लेता है गवर्नमेंट के पोर्टल से, तो वो इसको खोल नहीं पाएगा, क्योंकि हमने जब ये मिनिस्ट्री को भेजते हैं तो प्राइमरी की हमारे पास रहती है, सेकेंडरी की किसके पास रहती है, सरकार के पास। तो सिर्फ सरकार ही इसको खोल सकती है। समझ में आ गई कि क्यों गवर्नमेंट ने डिजिटल सिग्नेचर का कंसेप्ट लेकर आए हैं, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर, और मान लीजिए आपका साइन किया हुआ ई फॉर्म किसी और के पास चला जाता है, हैकर आपके सिस्टम से हैक कर लेता है, नेटवर्क पे से हैक कर लेता है, लेकिन वो उसको खोल नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने जो सिग्नेचर करा है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में लगा है। और प्लस आप पेमेंट, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है, चालान जनरेट करके ऑफलाइन और एनईएफटी के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, फीस वगैरह की। यस। अच्छा, एक और चीज, अब आप एक बात बताइए, क्या मैं किसी कंपनी का एमओए एओए देख सकता हूं, क्या किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख सकता हूं? हाँ जी। अच्छा, अगर मुझे मान लो क्या हुआ कि आपको किसी क्लाइंट ने कहा जी हमें इक्विटी रिसर्च करके दो, या मान लो आपका क्लाइंट चाहता है कि आप किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ला कर दो। यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जो लिस्टेड कंपनीज हैं, बिल्कुल कह रहे हो सुंदरलाल मेहता जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जो लिस्टेड कंपनीज है ना, उनको तो सेबी के हिसाब से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ पब्लिश करनी पड़ती है, वेबसाइट पे। जो अनलिस्टेड कंपनी है या प्राइवेट कंपनीज हैं, उनकी बैलेंस शीट वगैरह निकालने के लिए हमें कितने रुपए खर्च करने पड़ते हैं, आईएमसीए पोर्टल पे 100 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ओके। अच्छा, कोई बता दे ये 100 रुपए पर ईयर है, या जब से वो कंपनी बनी है तब तब तक के डॉक्यूमेंट्स निकाल सकता हूं, बताओ। देख लो ये फीस कितनी है। नहीं नहीं, 100 रुपए में मैं, वो तो, ये तो है। हाँ जी, ये तो है। हाँ जी। यस, तो हमें पर एंट्री पे करना पड़ता है। यस। नेक्स्ट चलें। हाँ जी। फिर आ जाओ कि मेंबर, ये हमें मेंबर की करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ मेंबर का मतलब क्या होता है। जो पर्सन, कंपनी एक क्या कहते हैं, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करके रखती है,
और उस रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में किसकी डिटेल आती है, मेंबर्स की आती है। तो अब कंपनी के अंदर मेंबर कौन कहलाएगा, मेंबर ही रियल ओनर होता है। तो मेंबर वो कहलाएगा जो कंपनी के अंदर के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का पार्ट होगा। अब आप एक बात है, ये मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, एक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, उसके शेयर्स क्या हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, ठीक है, उसके स्टॉक एक्सचेंज पे क्या है, शेयर्स लिस्टेड है। अब जब उस कंपनी के शेयर्स क्या हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, तो आप मुझे एक बात बताइए कि उस कंपनी के रोज शेयर्स बेचे जा रहे होंगे, खरीदे जा रहे होंगे। तो जो कंपनी का शेयर खरीदता है वो कंपनी का मेंबर बन जाता है। अब आप एक बताइए, क्या कंपनी डेली बेसिस पे हर सेकंड रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को चेंज कर रही होगी, बताओ। हर सेकंड कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को चेंज कर रही होगी? नहीं। मैं आपको बताता हूं, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज के केस में आजकल जितनी भी लिस्टेड कंपनीज आप देखोगे उन सभी के शेयर्स क्या हैं, डीमैट फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, डीमैट फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। तो शेयर्स का कोई नंबर नहीं होता। जितनी भी कंपनीज जो कि लिस्टेड हैं उनके शेयर्स आपको डीमटेरियलाइज फॉर्म में मिलेंगे, डीमैट फॉर्म में मिलेंगे, और उन शेयर्स का कोई नंबर, स्पेसिफिक नंबर नहीं होता। तो क्या होता है, ये कंपनी, जितनी भी कंपनी लिस्टेड है, वो अपने सारे के सारे शेयर्स किसके नाम कर देती हैं, डिपॉजिटरी के, एनएसडीएल और सीडीएसएल। फिर सीडीएसएल पे के एजेंट्स होते हैं कौन, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, जैसे कि आपके ये जीरोधा वगैरह। अब यहां पे आप अकाउंट खोलते हो, इन्वेस्टर यहां पे अकाउंट खोलता है, तो वो जो पर सेकंड नंबर ऑफ आपके जो शेयर्स चेंज हो रहे हैं पर इन्वेस्टर, वो कौन मेंटेन कर रहा है, वो मेंटेन कर रहा है डिपॉजिटरी, जो एनएसडीएल और सीडीएसएल है। और कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसका नाम लिखा जाएगा, कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसका नाम लिखा जाएगा, एनएसडीएल और सीडीएसएल। ओके। अच्छा, कंपनी में वो भी मेंबर कहलाते हैं जो कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी का एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, लीगल डॉक्यूमेंट जो हम फाइल करते हैं कंपनी बनाते वक्त, एओए एंड एमओए। एमओए के अंदर सिक्स्थ क्लॉज होता है, सिक्स्थ क्लॉज का नाम होता है एसोसिएशन क्लॉज या सब्सक्रिप्शन क्लॉज। वहां पे इनिशियली में प्रमोटर्स क्या लिखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं कि हाँ हम इस कंपनी के क्या है, मेंबर्स, और इस कंपनी को आगे चलाएंगे। ओके। सो आज की डिस्कशन हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और आप लोगों को एक टेस्ट दिया जा रहा है, प्लीज आप लोग वो टेस्ट कर लीजिए। हाँ जी, दिव्या, दिव्या है क्या यहाँ पर, हेलो दिव्या, आर यू देयर? यस सर, मैं शेयर कर रही। हाँ दिव्या, इनको शेयर कर दो टेस्ट, ठीक है। हम सेशन यहीं तक रखते हैं, मैं वेट कर रहा हूँ, ये लोग यहीं पे करेंगे, ठीक है।